कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वन शॉट में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहले जो बच्चे मुझे नहीं जानते, एक बार मैं जल्दी से बेटा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है शिवांगी शर्मा और मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ आपको। आपके कई से आपके बच्चों को मैंने बेटा बढ़िया रिजल्ट दिलवाया है। सो नाउ अब मैं आपकी मदद करने आ चुकी हूँ, जहाँ पे किस तरीके से आप सीबीएसई टर्म 2 को एक्सेल कर सकते हैं। यकीन मानिए बेटा, मैं आपको इन लास्ट लेक्चर्स में जो जो पढ़ाने वाली हूँ उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं एज अ टीचर ये गारंटी आपको देती हूँ कि उसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने खत्म किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और आज की क्लास में एक ही लेक्चर में हम पूरा खत्म करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अच्छे से सुनिएगा, किस तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उसको सुनिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में शुरुआत में आप पेज पलटोगे और ये डायग्राम आपको दिखेगा। इस डायग्राम में से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं देखिए। सबसे पहले ये किसकी इमेज है? इट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ये बेटा स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है एंड दिस इज अ फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया। अब ये दो अगर आप देखेंगे सो ये बेटा बैक्टीरिया की कॉलोनी है और ये आपकी फंगल कॉलोनी है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स बेटा हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, और ये बहुत सी जगह आपको मिलते हैं। ये बिल्कुल ठंडे इलाके में मिल सकते हैं, ये एक्सट्रीम गर्म इलाके में हॉट थर्मल वेंट में मिल सकते हैं, हमारे खाने में, हमारी बॉडी में। लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे बीमारियां कॉज करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे यूजफुल होते हैं। सो माइक्रोब्स मेरे को नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इस तरीके से अगर बेटा मैं इसके यहाँ पे कॉलोनीज बनाऊं सो ये मुझे नेकेड आई से इसकी कॉलोनीज दिख सकती हैं, एक बैक्टीरिया की और एक आपकी फंजाई, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारा फंजाई होगा इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो ये बेटा आपका बैक्टीरियोफाज है। नाउ बैक्टीरियोफाज इट इज अ वायरस जो इन्फेक्ट करता है आपके बैक्टीरिया को। दिस इज द अडीनोवायरस। अडीनोवायरस बेटा ये वैसे तो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है, इट कॉजेस रेस्पिरेटरी डिजीजेस इन ह्यूमंस, लेकिन हम आगे के एक और चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी में यूजफुल होते हैं। ये दोनों ही वायरस कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। चलिए अब यहाँ पे जो अगली चीज आती है, सबसे पहला माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, यानी कि माइक्रोब्स को आप अपने घरों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेटा सबसे पहला यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द कर्ड। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो यहाँ पे हम एक स्टेप में देखते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखिए बेटा शुरू से ही हमारी मम्मी दही जमाती है, और जो दही जमता है आपने सुना होगा, मम्मी ने कभी ना कभी आपको कहा होगा जाओ जरा ऊपर वाली आंटी से या ऊपर चाची से या मम्मी से या मामा से थोड़ा 1 चम्मच दही ले आओ जमाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम बेटा दूध लेते हैं, दूध में 2-3 चम्मच 1 चम्मच दही डाला, उसको हल्का सा गुनगुना कर लिया होता है, फिर उसको रख देते हैं और कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद हम देखते हैं पूरे दूध का दही जम जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बेटा डाला है बैक्टीरिया उस दूध के अंदर, जहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया, अपनी संख्या को इंक्रीज किया और लास्ट में मेरे पास आ जाता है कर्ड। तो कर्ड में जो मैंने थोड़ा सा अमाउंट डाला, अब मेरे पास पूरा फुल अमाउंट हो जाता है। ये कैसे बनता है, इसके पीछे की क्या साइंस है, अब आप देखिए। सबसे पहले बेटा अगर मैं आपको कहूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मिल्क को पहले थोड़ा सा गर्म करते हैं, पास्चराइज करते हैं। इसी प्रोसेस से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बता दूंगी। तो हम सबसे पहले करते हैं पास्चराइजेशन टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब।
मान लीजिए कोई उसमें बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसको बेटा हम पैस्चराइजेशन करके खत्म कर देते हैं। हम बॉईल कर रहे हैं नहीं, हम हल्का सा हीट कर रहे हैं, वी आर नॉट बॉइलिंग। अब देखिए बेटा, नाउ अगर मैं यहाँ पे मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज लैक्टोज शुगर। यस और नो? मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। इट इज अ डाइसैकेराइड जो कि आपका एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बना होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, हम जैसे क्या करते हैं, खाने का ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी पाते हैं। सिमिलरली बेटा, अगर मैंने बैक्टीरिया डाल दिया तो बैक्टीरिया के पास ये खाना है, इसको वो ब्रेक डाउन कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और अपनी संख्या को कैसे बढ़ा पा रहा है? उसको खाना मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, खाना खा रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है और अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। सो ये जो लैक्टोज शुगर है, ये बेटा इसको डाइजेस्ट करते हैं और इस लैक्टोज शुगर को ये बदलते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में। और ये बेटा जब लैक्टिक एसिड यहां से बन जाता है तो ये ही हमें बनाने में मदद करता है कर्ड। सर ये कहानी सिंपल है। मिल्क के अंदर शुगर है, वो डाइजेस्ट होती है, उसको लैक्टिक एसिड बोला, लैक्टिक एसिड बनाया, फिर यही लैक्टिक एसिड कर्ड बनाता है। नाउ द पॉइंट इज, ये बनाएगा कौन? सो ये बेटा होते हैं लैब, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। ज्यादा हमें याद नहीं करने, 2-3 याद कर लीजिए, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ये बस इतना याद कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है? व्हाट आर लैब? लैब बेटा वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिल्क की शुगर को डाइजेस्ट करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। अब किस तरीके से मेरा पूरा दही बनेगा? सो देखिए बेटा, सबसे पहले मेरे पास क्या है? लैक्टोज शुगर है। अब ये जो लैक्टोज शुगर है, आपका जो लैब है वो बेटा इसको डाइजेस्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इसमें तोड़ेगा। चलिए, अब मेरे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज बन गया। अब बेटा यहां से क्या होगा? एक एंजाइम यहां पे इस्तेमाल होगा जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर लैब क्या कर रहा है? ये बेटा लैक्टेज एंजाइम का इस्तेमाल कर रहा है। सो इन बैक्टीरिया के पास लैक्टेज एंजाइम है, वो लैक्टोज को तोड़ेगा। अब एक और एंजाइम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, वो इस ग्लूकोज से क्या करेगा? वो इस ग्लूकोज से बनाएगा लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, ये मिल्क के प्रोटीन्स को कोगुलेट करेगा। ये क्या करता है? ये कोगुलेट करता है मिल्क के प्रोटीन्स को। ना मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। अगर यहां पे मैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन की बात करूं, सो दैट इज कैसीन। कैसीन बेटा मिल्क का प्रोटीन है। अब इसके साथ क्या होगा? देखिए, ये लैक्टिक एसिड इसको बनाएगा पैरा कैसीन में, फिर फर्दर ये लैक्टिक एसिड कुछ कैल्शियम आयन के साथ इसको बनाएगा कैल्शियम पैरा कैसीनेट। सो बेटा यही जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट है, दिस इज द कोगुलेटेड मिल्क, या जिसको मैं कहूंगी दही, कर्ड। सो कर्ड मेरा कुछ नहीं है, वो मेरे मिल्क के प्रोटीन्स का कोगुलेशन है, इसी को मैं कर्ड कहती हूं। अब ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब बेटा क्वेश्चन में आता है कि जब मैंने यहाँ पे शुरू में जो थोड़ी सी अमाउंट डाली होगी, मैंने सारा का सारा दही तो नहीं डाला, मैं उसमें थोड़ा सा दही डालती हूँ, उसके बाद मेरा ये प्रोसीजर होता है। तो ये जो मैं थोड़ा सा
लैब डालती हूं, इसको कहते हैं इनोक्यूलम, जो 1 चम्मच दही डाला, और स्टार्टर। अब यहाँ पे बहुत सारे और क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इन सब में बेटा आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे पहला, ये आपका विटामिन B12 को इसके अंदर बढ़ाता है। अगर मैं कहूं आपका दही के अंदर विटामिन B12 होता है, कोलैबमिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये बेटा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करता है, या मैं कहूं ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है। देन बेटा ये एंटी कैंसरस भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो ये सारे आपके बेनिफिट हो जाते हैं दही के। प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज ऑल अबाउट कर्ड। जो जो क्वेश्चन बनता है वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास चीज आता है, घरों में हम 2 तरीके के डो बनाते हैं। एक तो हो गया आपका बेकरी वाला डो, और एक बेटा हो गया आपका इडली डोसा सांबर के संग खाते हैं ना, इडली डोसा, वो वाला डो। सो देखिए बेटा, दोनों में आपके ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, बट काम एक ही चीज हो रही है। ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, और बेटा कुछ कुछ चीजें को प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे बेटा जो ये वाला डो है, ये बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, सिंपल, हमने राइस लिया या उड़द दाल लिया, इसको हमने सोक किया पानी के अंदर। सोक करने के बाद इसको हमने एक पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर भी तो स्टार्च है भाई, राइस उड़द दाल में स्टार्च ही तो होता है। सो नाउ बेटा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये स्टार्च ये टूटेगा आपका ग्लूकोज में। कौन तोड़ेगा, अमाइलेज एंजाइम। इनके पास मान लो, चलो अब अगर आप यहाँ पे एंजाइम नहीं भी लिखते हो, क्योंकि अक्सर आप कंफ्यूज होगे कहाँ पे एंजाइम इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम वैसे अमाइलेज एंजाइम ही होते हैं बेटा। वो ग्लूकोज में तोड़ेगा, ये ग्लूकोज फर्दर टूटेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अभी आपके लैब ही काम कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया आपका बेटा लैब बैक्टीरिया ही है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एंजाइम्स नहीं लिखवा रही, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे एंजाइम याद कीजिए, यहाँ पे जनरली ऑब्वियसली स्टार्च को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज को बेटा फर्दर तोड़ा लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टिक एसिड फिर टूटता है एसीटल डिहाइड में, और साथ साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो एसीटल डिहाइड होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा खट्टापन होता है, सोरनेस होती है, और ये बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से इसमें राइज होता है। तो ये जो आपका डोल होता है, ये थोड़ा सा राइज हो जाता है। सो यहाँ पे आपके लैब बैक्टीरिया ही काम कर रहे हैं ना। एक मेरा हो गया बेकरी वाला डो। अब इस बेकरी वाले डो में आपका ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसलिए इस ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, बेकर्स ईस्ट। अब यहाँ पे कुछ और होना चाहिए बेटा, यहाँ पे बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें अलग चीजें मिल रही है, वहां पे ईस्ट ग्राइशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, बढ़ाएगा, तो वहां पे हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए बेटा क्या क्या मुझे मिलेगा, सबसे पहले इस पे भी मेरे पास स्टार्च है। स्टार्च बेटा किस में टूटेगा, स्टार्च आपका ग्लूकोज में टूटेगा। चलिए अब एंजाइम कौन सा, अमाइलेज, तो यहाँ पे एंजाइम के लिए इंपॉर्टेंट है अमाइलेज। अच्छा एक बात बताइए, जब हम भी खाना खाते हैं तो स्टार्च पहले माल्टोज में टूटता है, ठीक है, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट समझा, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंजाइम्स काम करेंगे, क्यों, इधर के लिए एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो स्टार्च आपका माल्टोज में टूटेगा, फिर ये माल्टोज बेटा आपका ग्लूकोज में टूटेगा। अब अमाइलेज ने माल्टोज में तोड़ा,
माल्टोज को कौन डाइजेस्ट करेगा? माल्टेज एंजाइम। तो यहां पे मैं माल्टेज एंजाइम लिखूंगी। अब ये जो ग्लूकोज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा फर्दर ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंजाइम, और ये किस में टूटेगा? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट के पास जाइमेज है। जाइमेज बेटा इट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये ग्रुप ऑफ कुछ इकट्ठा एंजाइम्स होते हैं। अब इथेनॉल, अब आप बोलेंगे मैम यार कुकीज वगैरह खाने से कोई नशे तो नहीं होते हैं, तो ये इथेनॉल क्या करेगा? एक चीज याद रखिए बेटा, जब जब आपका ईस्ट ब्रेक डाउन करेगा तब तब इथेनॉल बनेगा। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट पढ़ा था, तो प्रोडक्ट आपको इथेनॉल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। लेकिन ये इथेनॉल, इसका क्या होगा? ये बेटा वेपराइज हो जाएगा ऑन कुकिंग, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से राइजिंग ऑफ डो करेगी, जिसको हम लीवनिंग कहते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? डो की राइजिंग। सो दीज टू आर अनदर हाउस होल्ड यूज। अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली बात करते हैं चीज की, और एक ड्रिंक होती है आपकी टॉडी ड्रिंक। सो देखिए बेटा, दिस ड्रिंक इज नोन एज टॉडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक फेमस ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में बनाई जाती है। सो इसमें क्या होता है, जो पाम प्लांट होता है, पाम का साप लेते हैं, फिर उसमें ऑर्गेनिज्म आपका डाइजेस्ट करता है, और बेटा ये किस में तोड़ेगा? तो देखिए पहले तो आपका यहाँ पे इथेनॉल टूट रहा है, फर्दर बेटा अगर हम इसकी मोर फर्मेंटेशन करेंगे, मोर ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये विनेगर में बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पाम सैप से बनाया जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए, दिस इज योर चीज। चीज क्या होता है बेटा? चीज कुछ नहीं है, अगर बोला तो पनीर भी मेरा चीज है, ये भी मेरा, जो आप चीज खाते हो मोज़रेला चीज, ये चीज वो चीज। अब दो चीज आपको यहां पे पढ़नी है, एक स्विस चीज और एक आपका रॉकफोर्टी चीज। एक चीज यहां पे याद रखिए कि चीज का जो कलर है, उसकी जो स्मेल है, ओडर है, उसका जो टेस्ट है बेटा, ये डिपेंड करता है ऑन माइक्रोब। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपने बनाया है, ये उस पर डिपेंड करता है। सो दो चीज आपको पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है स्विस चीज, और स्विस चीज में क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉम एंड जेरी में जेरी खाता है, इसमें बेटा होल्स होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड राइज होता है, जिसकी वजह से स्विस चीज में होल्स होते हैं। ये पूछा जाता है, और बैक्टीरिया पूछा जाता है, तो इसका बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। ठीक है, चलिए दूसरी चीज बेटा आपको पढ़नी है रॉकफोर्ट चीज। अब रॉकफोर्ट चीज में चीज बनाई गई, अब उसको फर्दर राइप किया जाता है। कोई चीज में एक्स्ट्रा फ्लेवर आने के लिए उसको फर्दर राइप किया जाता है। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे राइप किया जाता है? बाय अ फंजाई, जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पर्टिकुलर इन चीज में। सो ये बेटा आपका सारा हुआ हाउसहोल्ड इन माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि माइक्रोब्स हमें इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प करते हैं। देखिए बेटा, दही की बात करो, चीज की बात करो, ये सब अब इंडस्ट्रीज में भी बनता है। केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आप इसको लार्ज क्वांटिटीज में बनाते हैं। सो अब हम दही अगर जमाएंगे तो वो थोड़ा सा लोटा मटका में दही नहीं जमाएंगे, हम बड़े बड़े आपका ऐसे सिस्टम होगा, लार्ज वेसल्स होंगे जिसमें ये लार्ज अमाउंट में बन रहा होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो यूज होते हैं दैट आर नोन एज बायो रिएक्टर्स, और बेसिकली दीज आर लार्ज फर्मेंटर्स, यानी कि ये क्या होते हैं,
ये बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, दीज आर लार्ज वेसल्स, जिनमें आपका लार्ज अमाउंट में चीजें बनाई जाती है। एक क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है कि लैब में कोई चीज कल्चर करने में इतना फायदा नहीं है, अगर यही चीज इंडस्ट्रीज में देखेंगे फायदा क्या है। लैब में जो लैब के चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उससे ज्यादा ये बायो रिएक्टर्स और लार्ज फर्मेंटर्स कैसे यूज में आते हैं। अब ये आपके दो चैप्टर्स को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी फर्मेंटर्स की बात की है, बायो रिएक्टर्स की बात की है। मैं यहीं पे आपको चीजें बताती हूं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं बेटा। देखिए, सबसे पहली चीज, हम यहाँ पे लार्ज अमाउंट में बना रहे हैं। दूसरी चीज बेटा, हम यहाँ पे स्मॉल सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम यहाँ पे अपने हिसाब से न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करें या ना करें, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपका सारा बेनिफिट होता है। अब दो तरीके के मेरे फर्मेंटर्स होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं बैच फर्मेंटर्स और एक जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटर्स। देखिए, बैच फर्मेंटर्स पता लग रहा है जैसे हम क्लासेस लेते हैं, बैचेस में लेते हैं। तो लेट्स सपोज मेरा एक बैच है, इसको खत्म करके फिर दूसरे बैच को पढ़ाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही जगह इस कमरे में भी पढ़ा दूं और उस कमरे में भी पढ़ा दूं, ऐसा तो नहीं होता। बैच में क्या होता है, इसको हम क्लोज टाइप फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे आपका एक हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, हर वक्त आपको मीडियम को चेंज करना पड़ेगा। एवरी टाइम आपको न्यूली स्टार्ट करना पड़ेगा और ऐड करने पड़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन होती है, इसको हम ओपन फर्मेंटेशन कहते हैं। ये लगातार चलती रहती है। मान लीजिए मैंने बड़ा सा क्लासरूम ले लिया, अब मैं उसी में लगातार पढ़ाई जा रही हूँ। कुछ बच्चे 10 से 12 आए, कुछ 12 से 2 आए, कुछ 2 से 4 आए, आते जा रहे हैं। वो बेटा मेरा कंटिन्यूस होगा, ये चलता रहता है। इसमें मैं कॉन्टिन्यूसली मीडियम को ऐड करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं हर बार ऐड करूंगी। ठीक है, चलिए प्लीज नोट दिस डाउन। अब इंडस्ट्रीज में हमको क्या क्या बनाना है। सबसे पहले जो बेटा इसका इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो हम वाइन, बियर, विस्की, वोडका ये सब सुनते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। लेकिन अब यहाँ पे फिर से हमारी ईस्ट इस्तेमाल होती है, इसीलिए अब की बार उसको हम कह देते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। व्हाई? क्योंकि मैं ईस्ट यूज कर रही हूं, तो इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी ये बेकरी का काम नहीं कर रही। देखिए बेटा, वही वाली कहानी कि ईस्ट क्या करती है। ईस्ट आपका कुछ भी मेरे पास कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको माल्टोज में तोड़ेगा, उसको ग्लूकोज में तोड़ेगा, फिर बेटा वो इथेनॉल बनाएगा। तो यही सेम प्रोसेस होता है। तो अगर मैं ग्रेप का जूस ले लूं, या मैं बार्ले ले लूं, व्हीट ले लूं, पोटैटो ले लूं, पोटैटो से वोडका बनता है। बेटा मैंने अगर वो लिया, स्टार्च ही तो है ना उसमें, उसको डाइजेस्ट करूंगी, ईस्ट के पास सारे एंजाइम है। फाइनली जो मुझे ईस्ट प्रोडक्ट देगी वो मुझे इथेनॉल देगी। इथेनॉल अगर होगा यानी कि अल्कोहल, उन ड्रिंक्स में मेरी अल्कोहल की अमाउंट होगी। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वही स्टार्च वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेटा हम ईस्ट की फर्मेंटेशन करते हैं और ईस्ट हमें इथेनॉल देती है। ठीक है, अब दो तरीके की ड्रिंक्स होती हैं, एक जिसको कहते हैं फर्मेंटेड ड्रिंक्स और एक बेटा नॉन फर्मेंटेड। अब इसको देखने के लिए पहले यहां पे समझो। देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास ये आलू है, ये पोटैटो है। तो पोटैटो के अंदर मेरे पास क्या है, स्टार्च है। अब इस पे मैंने ईस्ट डाला, स्टार्च का मैंने लिया, कैसे लिया, इसको मैश किया, इसमें से जो सारा मोलेसिस था उसको इकट्ठा किया। अब मैं इसमें ईस्ट डालूंगी, ईस्ट इसको फर्मेंटेशन करने लग जाएगा। यहां पे बेटा इथेनॉल आपकी
प्रोड्यूस हो जाएगी, प्लस जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहा है उसको उड़ गया। अब इथेनॉल जब मेरा बेटा प्रोड्यूस होगा तो ईस्ट को भी तो नशे हो जाएंगे, ईस्ट तो उसी के अंदर है। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरे पास ये इथेनॉल प्रोड्यूस हो गया, अगर बेटा ये 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट में फैल चुका है, ठीक है, अगर मेरा ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो चुका है, लेट्स सपोज मेरे पास ये 18 के आसपास आ गया, अब बेटा मेरे पास यहाँ इसका अमाउंट ऑफ इथेनॉल आ गया, अब मेरी ईस्ट इसके बियॉन्ड इट विल डाई। अगर मैं इसके बियॉन्ड, और ये 18% है बेटा, इट इज परसेंटेज की बात कर रही हूं, मतलब इस पूरी चीज में मेरा 18% की बात कर रही हूं। अब अगर मेरा 18% से बियॉन्ड हो चुकी है इथेनॉल, सो यहां पे बचे ईस्ट जो है वो मर जाएगी, अब वो फर्दर आपकी फर्मेंटेशन नहीं कर सकती। तो नॉन फर्मेंटेड में आपके पास आता है बियर। बियर बेटा बार्ले से बनती है, 4 से 6% होते हैं। देन इसमें, एक मिनट, इसी में लिख देती हूं, इसमें आपकी वाइन होती है जो कि ग्रेप जूस से बनती है, ये बेटा लेट्स सपोज आपकी 9 से 12% होती है। अब ये भी ईस्ट ने बनाई, जैसे ही 4 से 6% किया होगा मेरी बियर बन गई, 9 से 12% मेरा पहुंचा और इससे बनाया, मेरा वाइन बन गया। अब अगर मैं बात करूं जैसे वाइन की, सॉरी वाइन बोल रही हूं, वाइन तो उधर लिख दिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं विस्की की, वोडका की, जिन की या रम की, इन सब की अगर मैं बात करती हूं तो इसमें इथेनॉल 18% से ऊपर हो जाता है। तब ईस्ट क्या करेगा? अब 18% से ऊपर कैसे हुआ भाई? 18% के ऊपर तो ईस्ट मर चुका था, तो 40, 45, 35% कैसे हुआ? ईस्ट तो मर गया होगा। तो यानी कि उसके बाद जो परसेंट इंक्रीज किया गया है वो बेटा डिस्टिलेशन से किया गया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फर्मेंटेड लिख दिया, चलो यार ये हमारा सारा रब हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक करती हूँ दोबारा से। सो देखिए बेटा, अब मैंने, अच्छा हुआ हमने फर्मेंटेड लिखा था, वो डिस्टिलेटेड है। सो पहली चीज तो ये मैंने बोली थी कि ईस्ट से बनता है। दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब मेरे पास जो 2 तरीके की ड्रिंक्स थी, एक मेरे पास थी डिस्टिलेशन वाली, तो यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल विस्की, वोडका, रम एक्सेट्रा, तो यहां पे हमने इसकी परसेंटेज को डिस्टिलेशन से बढ़ाया है। यानी कि जब ये 18% से ओवर हो गई थी तो ईस्ट मर गया होगा, फिर मैंने डिस्टिलेशन करी होगी। और दूसरी होती है बेटा नॉन डिस्टिलेटेड, तो ये मैंने कैसे करी होगी? यहां पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरी केवल बियर और वाइन आएगी। बियर में कितना होता है? 4 से 6%, ये बार्ले से बनाया जाता है। वाइन में कितना होता है? 9 से 12%, ये ग्रेप्स के जूस से बनाया जाता है। चलिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स के लिए 3 नाम आपको याद करने हैं, एक ईयर याद करना है। देखिए बेटा, क्या सबसे पहला नाम, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसको नाम उन्होंने दिया पेनिसिलिन। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड और obtained from microbes to kill other microbe।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले हुए ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे माइक्रोब्स को खत्म करे। अब इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा इनकी हम पढ़ते हैं एक किस तरीके से उन्होंने ये डिस्कवर किया। देखिए बेटा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये बेटा वो यहाँ पे कल्चर करा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, गलती से ये थोड़ा सा कंटामिनेट हो गया, थोड़ा सा कंटामिनेशन हो गया। सो वो क्या देखते हैं कि बीच में मेरे पास कोई चीज ग्रो हुई और उसके दूर दूर तक भी कोई भी स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखेंगे सो ये बेटा मेरा एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, इसके आसपास के रेडियस तक कुछ भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। दिस वॉज द फंजाई पेनिसिलियम नोटाटम। ये फंजाई बेटा यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंस निकाल रहा होगा जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस इसके आसपास ग्रो नहीं कर रहा था। ये क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से भी पूछा जाता है। यहां पे आपका कमेंसलिज्म लग रहा है, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म को ना कोई नुकसान ना कोई फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, नॉट कमेंसलिज्म, सॉरी इट इज अमेंसलिज्म, मेंसलिज्म। सो एक को ना नुकसान ना फायदा और एक को नुकसान। सो बैक्टीरिया को नुकसान है और पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब इस चीज को यूज करके अर्नस्टेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने बेटा इसको यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए। सो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट किया। अब इसके लिए तीनों लोगों को मिला था 1945 में नोबेल प्राइज। ये चीज आपको याद रखनी है, बस इतना, ठीक है। चलिए, ये तो यहां पे बात हो गई सबसे पहली एंटीबायोटिक की। ना देयर इज वन मोर एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से बनाई गई, ये बेटा फंजाई से बनाई गई है। अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, तो वो किसने बनाई थी? इट वॉज बाय विक्समैन। कौन सी थी बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, चलिए प्लीज नोट दिस डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कुछ और सब्सटेंसेज हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन जिन पे मैं स्टार मार्क करूंगी वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहला बात करते हैं सिट्रिक एसिड के लिए। बेटा सिट्रिक एसिड आपका क्या होता है? ये कुछ नहीं, सोर सा टेस्ट है, बहुत सारी चीजें बनाने में हेल्पफुल होता है। ये बेटा एरोबिक फर्मेंटेशन से बनता है। किससे? बाय द फंगस एस्परजिलस। सो आपको ये याद करना है कि ये एस्परजिलस नाइगर से बनता है। देन अनदर एसिड वी हैव इज एसिटिक एसिड। ये 2 स्टेप से बनता है। सबसे पहले अल्कोहल की फर्मेंटेशन होती है। सो याद कीजिए जब हमने ये टॉडी ड्रिंक बनाया था, सो पहले अल्कोहल बनता था, उसको और फर्मेंट होने दो, फिर विनेगर बनता था। सेम बेटा एसिटिक एसिड इज नथिंग बट विनेगर। तो पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया, यानी कि अल्कोहल बना, ईस्ट ने बनाया पहले अल्कोहल, देन बेटा कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल। अब सेकंड में मैंने एरोबिक ऑक्सीडेशन की जिसपे अल्कोहल को एसिटिक एसिड बनाया। ये बैक्टीरिया है आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बेटा वी हैव इज ब्यूटेरिक एसिड जो हमें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिटिकम से मिलता है। देन वी हैव लैक्टिक एसिड, सो ये हमें लैब से मिलता है। कोई भी आप बैक्टीरिया लिख लीजिए जो आपने पढ़ा है। चलिए अगला वी हैव सम विटामिन्स आल्सो, जैसे कि विटामिन B2। ये बेटा इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये हमें फंजाई से मिलता है। कोबैलमिन जो मैंने आपको कहा था विटामिन B12 जो कर्ड में मिल रहा था। देन वी हैव एस्कॉर्बिक एसिड विच इज विटामिन C। ये भी हमको इसी ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। चलिए सिर्फ नाम याद करने हैं, व्हाट आर द यूजेस, इसमें आप ये 3 लिख देंगे। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा।
सबसे पहला इज लाइपेज। लाइपेज का अगर ऑर्गेनिज्म याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये याद रखना है आपको कि ये जो है ये रिमूव करने में मदद करता है ऑयल स्टेन्स। अब देखिए, लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, तो ऑयल स्टेन, तो डिटर्जेंट वगैरह में इसका यूज होता है ऑयल के स्टेन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट बेटा, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये मदद करता है क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लीजिए जो मार्केट में जूसेस मिलते हैं वो बेटा एकदम सही होते हैं, टेट्रा पैक्स में क्लियर होते हैं, लेकिन हम घरों में जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे रेशे रेशे बहुत कुछ होता है, बिकॉज बेटा उसमें पेक्टिनेजेस इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीएजेस, जो उन सबको डाइजेस्ट करके जूस को क्लियर करता है। अगली चीज स्ट्रेप्टोकाइनेज, अब इसका ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, सो ये आपको दोनों चीजें याद करनी है। इसे बेटा क्लॉट बस्टर, सो स्ट्रेप्टोकोकस से ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसको हम क्लॉट बस्टर कहते हैं। हमारे अगर लेट्स सपोज कोई हार्ट डिजीज होती है तो अक्सर बेटा वहां पे जैसे लेट्स सपोज कोई आर्टरीज में क्लॉट्स इकट्ठा हो गए हैं ब्लड के, तो ये उसको ब्लड के क्लॉट्स को काटता है, तोड़ता है, तो उन लोगों को स्ट्रेप्टोकाइनेस की दवाई दी जाती है। देन वी हैव साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का भी याद करना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये बेटा क्या करता है, मान लीजिए हमें कोई ऑपरेशन कराना है जिसमें हमें कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराना है। अब अक्सर जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसको रिजेक्ट करेगी, और वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टी सेल वाली, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। सो ये बेटा क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, ताकि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो सके, इसलिए इसको इम्यूनोसप्रेसेंट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बेटा, स्टैटिन्स बाय मोनास्कस परप्यूरियस, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, चलिए सीबीएसई के सैंपल पेपर में मोनास्कस परप्यूरियस और स्ट्रेप्टोकाइनेस वाली दोनों चीजें दे रखी है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ अब हम काफी आगे आ चुके हैं। सीवेज ट्रीटमेंट बेटा क्या होता है, जो हमारे घरों से गंदा पानी जाता है, सीवेज वाटर समझिए, जो टॉयलेट्स का पानी होता है तो जिसमें फीसेस मैटर है, या जो हमारी किचन से जाता है इसमें कुछ वेजिटेबल पील्स हैं, या लेट्स सपोज कोई हॉस्पिटल का वेस्ट है, कोई आपका नॉर्मल बड़े बड़े सॉलिड वेस्ट भी हो सकते हैं, स्कूल का वेस्ट है, कुछ कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे इनऑर्गेनिक वेस्ट भी है, कुछ बेटा इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी है, और कुछ बेटा इसके अंदर सॉलिड वेस्ट भी है। अब ये सीवेज वाटर सबके घरों से तो निकल गया, लेकिन हम बेटा ये हमारे घरों से निकलकर हम इसको कहाँ फेंकेंगे, हम इसको फेंकेंगे सीवेज को इनटू द रिवर। यस और नो, भाई घर में थोड़ी रखेंगे, इसको हम डाल देंगे रिवर में, लेकिन रिवर में डालने से पहले हमें इस वाटर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो रिवर में डालने से पहले इट इज ट्रीटेड इन STPs, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इनका यूज होता है। देखिए बेटा 3 तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है, एक आपकी होती है फिजिकल ट्रीटमेंट, एक आपकी होती है केमिकल ट्रीटमेंट, और एक बेटा होती है इसमें आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मैं बताती हूं सारा कौन सा है, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को पढ़ना है। अब देखिए डिटेल में मैं आपको बताती हूं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, बट दिस वाटर इज हैज टू बी ट्रीटेड, देन बेटा ओनली इट कैन बी डम्प्ड इन द रिवर, क्योंकि यही रिवर से फिर से हमारे घरों पे ये सारा पानी सप्लाई होता है। चलिए एक फ्लोचार्ट इसको बना करके देखते हैं। नाउ सबसे पहले मैं इसको ऐसे बहुत इस तरीके से बनाती हूं ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आए। ठीक है बेटा, चलिए
सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है, हम इस पानी में से पहले मोटा मोटा वेस्ट हटाएंगे। इस वेस्ट को हम कहते हैं दी फिजिकल ट्रीटमेंट, और इसी को बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें आपकी दो चीजें होती हैं, एक मैंने यहां पे कर दी सीक्वेंशियल फिल्टरेशन, और जैसे मैंने कर दिया सेडिमेंटेशन। अब देखिए बेटा, सीक्वेंशियल फिल्टरेशन में यानी कि जो मैंने फिल्टर किया होगा उसको खूब बार, जैसे हम चाय छानते हैं तो चाय छानते हैं तो हमने चाय पत्ती भी और अदरक वदरक निकाल दिया। सिमिलरली बेटा मैं यहां से पहले मोटा मोटा कूड़ा, अब सीक्वेंशियल क्यों बोला, मान लीजिए पहले मोटा मोटा कूड़ा निकला, फिर उससे छोटा मोटा कूड़ा निकला, करते करते मैंने यहाँ पे सारा रिमूव कर दिया। सो यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, लार्ज सॉलिड वेस्ट को रिमूव किया। कुछ जो वेस्ट है वो बेटा नीचे आपका सेटल हो गया एज अ सेडिमेंट, जो छोटा छोटा वेस्ट होगा वो बेटा आपका यहाँ पे सेटल हो गया। अब मेरा यहाँ से जो बच गया वो क्या बचेगा, देखिए ये करने के बाद क्या इसमें से बचेगा, आपका पानी। भाई अभी मैंने इसमें से क्या निकाला, मोटा वेस्ट हटा लिया, कुछ चीजें मैंने सेटल होने दी। अब इनमें से जो मेरा वेस्ट होगा इसको हम कहते हैं जो मेरा प्राइमरी स्लज है। क्या कहूंगी, मेरा जो शुरुआती कुछ टाइम पे कूड़ा निकला है, इसमें से मैं कंपोस्ट बना सकती हूं, मैन्योर बना सकती हूं। सो ये मेरा यूज हो जाएगा टू मेक कंपोस्ट, जो भी इसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें होंगी उससे मैं कंपोस्ट बना लूंगी। अब जो मेरा गंदा बचा हुआ पानी है, अभी इसमें बहुत सारी हार्मफुल चीजें हैं, उसे मैंने बोला है एफ्लुएंट। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ये डायग्राम देख लोगे उसके बाद कुछ भी समझना मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए बेटा, अब यहां पे मैंने सारा एफ्लुएंट इधर पास कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पे मेरे पास क्या होगा, दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहती हूं, और यहां पे मेरा एक्चुअली कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सो देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, ये केमिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा। अब यहां पे देखिए, ये सारा मेरा गंदा पानी यहां पे आ गया, इस पानी में खूब सारा वाटर है और इसमें खूब सारा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट बेटा याद रखिए, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा मेरा कोई पानी पॉल्यूटेड होगा। इस चीज को याद रखिए। देखिए बेटा, जो हमारी वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, सो एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे एनारोबिक की बात नहीं कर रही, एरोबिक बैक्टीरिया उसको बेटा डाइजेस्ट करते हैं। सिंपल सा हिसाब किताब है, जो मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा एरोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेंगे। जब वो डाइजेस्ट कर रहे हैं बेटा, तो यानी कि वो एरोबिक है, तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो उस पानी में बीओडी यानी कि बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाएगी। जो उस वाटर बॉडी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सो एक बात बताइए, जितना ज्यादा बीओडी होगा इसका मतलब वहां पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया है। क्यों है? क्योंकि वहां पे ज्यादा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पानी ज्यादा आपका पोल्यूटेड है। सो होता क्या है बेटा, बीओडी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा। सो यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ होते हैं फ्लॉक्स, जिसमें आपके बैक्टीरिया हैं और आपके फंजाई हैं। ये मेश लाइक है, एक मेश जैसा बन गया बैक्टीरिया और फंजाई का। ये बेटा क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे
BOD को, यानी मैं कह सकती हूं कि ये डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को टिल BOD इज रिड्यूस्ड। जब तक BOD रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए मैंने इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो मेरा यहां से पानी निकलेगा, मान लीजिए ये अब मैंने इसमें से निकला दिया, ये जो मेरा वाटर होगा दिस इज नाउ क्लीन, इसमें हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं ताकि बेटा डिसइंफेक्टेंट की तरह ये सब ऐड हुआ जाता है, तो कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए एंड देन मैंने उसके बाद उसको रिवर में डंप कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने साफ पानी को तो ले लिया, लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्टली रिवर में भेज सकती हूँ? नहीं भेज सकती, क्योंकि इस पानी में ये ऑब्वियसली मेरा BOD तो कम हो जाएगा, लेकिन मेरा बैक्टीरिया, फंजाई, जो मेरे फ्लॉक्स हैं वो अभी भी रहेगा। तो यहां से मैं अभी इसको नहीं कर रही। सो देखिए बेटा, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो मेरा ये वाला पानी है, पानी को तो बेटा मैं ठीक कर दूंगी, तो ये यहां से मैं जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है इसको ऐसा लिखो यहां पे, एक मिनट, यहां पे बनाते हैं, इस सबको मैं सेटलिंग टैंक में डालूंगी। सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक में बेटा क्या होगा, जो मेरे सारे फ्लॉक्स होंगे वो मेरे सेटल हो जाएंगे, सारे फ्लॉक्स मेरे सेटल हो जाएंगे, और जो मेरा साफ पानी है उसको मैं रिवर में डंप कर दूंगी। तो जो मेरे पास क्लीन वाटर होगा उसको मैं डंप कर दूंगी, और जो मेरे पास सारा फ्लॉक वगैरह बचा उसको मैं सेटलिंग टैंक में नीचे डाल दूंगी, सेटल कर दूंगी। इसको भी तो खत्म करना है। अब ये देखिए बेटा क्या होगा, यहां पे जो मेरे फ्लॉक्स हैं इनको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो यहां पे इनको डाइजेस्ट करेंगे एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म, इसको एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करेंगे, और यहां से मेरी बन करके निकल सकती है बायोगैस, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो यहां से मेरी बायोगैस निकल करके निकल सकती है। अब देखिए बेटा, शुरू से इसको एक बार देखते हैं और क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला मैंने किया पहले फिजिकल ट्रीटमेंट, सीक्वेंशियल फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन किया, और यहाँ पे जो भी मेरा कूड़ा कचरा प्राइमरी स्लज को मैंने कंपोस्ट बनाया। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को डालूंगी। ऑक्सीजन क्यों डाल रही हूं, इसको इधर से डालते हैं, बताती हूं अभी क्यों। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया आपके अपना काम करेंगे। ये एरोबिक बैक्टीरिया बेटा रिड्यूस करेंगे आपका BOD। जो साफ पानी है उसको तो रिवर में भेज देंगे क्लोरिनेटेड करके, और अब यहां से जो मेरा स्लज जाएगा, या मैं बोलूंगी जो मेरा सेकेंडरी स्लज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज, इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ये बेटा सेटलिंग टैंक में है, और इसके अंदर जो मतलब ये दिस इटसेल्फ इज अ फ्लॉक्स, ये एक्टिवेटेड स्लज मेरा यही है। ये मेरे एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म इसको डाइजेस्ट करेंगे और इसको फिर बायोगैस बन जाएगी। कुछ मैं स्लज यूज कर सकती हूं एज अ इनोक्यूलम इसी टैंक में, जो कि मेरे BOD को कम करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ हाउ यू विल राइट इन द एग्जाम इज, इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलिए अब देखिए बेटा, इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सबसे पहला मेरा यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, जहाँ पे सीक्वेंशियल फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन करी, जो मेरे पास बन गया उसको प्राइमरी स्लज कहा। जो एफ्लुएंट मेरा है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। जो मेरा प्राइमरी स्लज है उसको बायोगैस कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैंने प्राइमरी एफ्लुएंट को डाला लार्ज एरेशन टैंक में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। फिर बेटा यहाँ पे मेरे फ्लॉक्स है, ये तब तक करेंगे जब तक BOD मेरी रिड्यूस नहीं हो जाए। अब एफ्लुएंट को मैं फिर सेटलिंग टैंक में डालती हूँ, तो जो मेरा फ्लॉक्स है वो सेटल हो जाएगा। उस फ्लॉक्स को मैं एक्टिवेटेड स्लज कहूंगी, ये इनोक्यूलम की तरह यूज भी होगा
अब जो मेरा बच गया साफ पानी उसको मैं रिवर में दे दूंगी। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक स्लज डाइस्टर में डाला एंड यहां से फिर बेटा बायोगैस जैसे प्रोडक्ट जो है मेरे बन गए। सो दिस इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा यहां पे आता है दैट इज बायोगैस प्लांट। अब देखिए बेटा बायोगैस होता क्या है। इनिशियली पहले जो गांव वगैरह हैं, अभी भी आप देखेंगे तो वहां पे बेटा कंडे जलाए जाते हैं, जो काउडंग होता है उसको सुखा करके उसको एज अ फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है या लकड़ी यूज की जाती है, लेकिन ये मैंने ड्राई करके किया। अब इन्हीं जो काउडंग वगैरह हैं या वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, इसी से बेटा हम एक ऐसी गैस बना सकते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करे। सो कैसे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने 50 किलो फ्रेश काउडंग लिया है और इसको बेटा अगर मैं कन्वेंशनल यूज करती हूं तो मेरे को ड्राई करने के बाद 50 में से कुछ 10 किलो ही बचेगा, जो मेरा लगभग 3000 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी काफी ज्यादा अमाउंट अगर मेरे पास है। अब इसी का अगर मैं बायोगैस बनाती हूं, सो देखिए बेटा मेरे पास लार्ज अमाउंट है और मेरे पास 30% ज्यादा एफिशिएंसी है, पॉल्यूशन भी नहीं होता, फर्टिलाइजर जो बच जाएगा फर्टिलाइजर की तरह यूज करूंगी और बेटा मेरे को कम अमाउंट पे ये ज्यादा एनर्जी दे रहा है। सो कुल मिलाकर के बायोगैस इज वेरी वेरी एफिशिएंट। अब ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए, KVIC खादी एंड वेज इंडस्ट्रीज, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट AIRI, जहां पे ये सब चीजें बनाई जाती है, अवेयरनेस और इसका प्रोसीजर डिस्कस किया जाता है। नाउ बेटा सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोगैस? ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनती है और यहाँ पे जो बैक्टीरिया मेरे यूज होते हैं दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे हम एरोबिक यूज कर रहे थे सीवेज में, यहाँ पे हम एनारोबिक यूज कर रहे हैं। तो जो हम लास्ट में यूज करते थे ना एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करने में, उसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इस बायोगैस की कंपोजिशन क्या है, तो सबसे ज्यादा मीथेन विच इज अराउंड 50 to 70%, देन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 30 to 40%, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन 10% के आसपास होता है, दोनों ही। और अगर मैं बात करूं H2S की, तो ये बेटा काफी रेयर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करें। अब किस तरीके से बायोगैस प्रोड्यूस होती है? सो देयर आर 3 प्रोसीजर्स। सबसे पहला प्रोसीजर मेरा होता है सॉल्युबलाइजेशन। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या मैं आपको बताऊंगी और दूसरा तरीका क्या है। सॉल्युबलाइजेशन में बेटा क्या हुआ, सारा मैंने डंग वगैरह इकट्ठा कर लिया। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने वो जो वेस्ट लिया है या जो मैंने मैटर इकट्ठा किया है उसके पास मेरे अंदर क्या क्या है। तो इसमें बेटा जैसे काउ डंग है, उसमें एनिमल फीसेस है, देन बेटा उसमें कुछ क्रॉप का वेस्ट प्रोडक्ट है, आप उसमें कुछ वीड्स भी डाल सकते हो क्योंकि बेफालतू तो फैल रहे हैं, इनको इसी में यूज कर लिया। अब इन सब में आपके पॉलीमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सबको सबसे पहले हम डाइजेस्ट करते हैं। तो सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है, आपका जो पॉलीमर है उसे पहले मोनोमर में बदला जाता है। मोनोमर यहां पे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ये प्लीज लिख करके आइएगा, सेल्यूलोमोनास, बैसिलस, ये बेटा आपकी फैकल्टेटिव एनारोब होती है। फैकल्टेटिव एनारोब है, लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा ये तब भी काम कर लेंगे। अब बेटा दूसरी मेरी कंडीशन होती है एसिडिनोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस, एक मिनट, एसिडोजेनेसिस यानी कि इन सब्सटेंस से फिर एसिड बनाया जाता है। सो क्या किया बेटा हमने, जो हमारे मोनोमर्स थे उसका इस्तेमाल किया और क्या इस्तेमाल किया, इससे हमने एसिड्स बनाए। कैसा एसिड, एसिटिक एसिड मोस्टली यही बनता है, मतलब बेसिकली हम एक ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म यूज किए, अगेन एनारोबिक, तो यहां पे लिख लीजिए सिंट्रोफोमोनास। अब
लास्ट जो मेरा प्रोसीजर होता है दैट इज मिथेनोजेनेसिस। अब इस एसिडिक एसिड से हमें मीथेन गैस बनानी है, बायोगैस बनानी है। सो देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो एसिटिक एसिड है, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके फैकल्टेटिव नहीं ऑब्लिगेटरी एनारोब, यानी जो बिल्कुल एनारोब होते हैं, ऑब्लिगेटरी एनारोब, जैसे कि एग्जाम्पल मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये बेटा आपकी इससे मीथेन गैस एक्सेट्रा, यानी कि ये बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा प्रोसीजर। क्वेश्चन बेटा एक और आता है कि नेचुरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, ये क्या है, दीज आर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सो ये बेटा जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मार्शी एरियाज में होते हैं, ये आपके गट ऑफ कैटल में होते हैं, ये काउ डंग में होता है, इन सब जगह पे ये प्रेजेंट होता है। प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए इसको नोट डाउन करके अब बेटा ये डिटेल पॉइंट्स देखिए, आप इसको कैसे सब कैटेगरी में डालोगे। सबसे पहले फैकल्टेटिव एनारोब, तो ये बेटा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स, लिपिड, इन सबको करते हैं। हालांकि जो मेरा लिग्निन है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो फर्दर डिग्रेड नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, फिर हमने एसिटिक एसिड बनाया पार्शियली एरोबिक कंडीशन में, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या डाला, फैकल्टेटिव, यहाँ पे भी हमारे इसी तरीके से होते हैं पार्शियल। लास्ट वाला प्रोसेस में मैं ऑब्लिगेटरी एनारोब, तभी बेटा ऑब्लिगेटरी यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद एसिडिक एसिड को रिड्यूस किया मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है दैट इज दिस, क्योंकि सेल्यूलोज को बेटा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे द रेट लिमिटिंग फैक्टर बायोगैस प्रोडक्शन में क्या है, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। चलिए प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ नेक्स्ट मेरा बायोगैस प्लांट, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा, ड्रॉ अ लेबल्ड बायोगैस प्लांट। तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने सारा वेस्ट इकट्ठा किया, उसमें थोड़ा वाटर मिक्स किया, उसको स्लरी बनाया। ये स्लरी बेटा यहाँ गया, डाइजेस्ट हो रहा है। जो गैस ऊपर बन रही है ये गैस होल्डर, एक फ्लोटिंग कवर रखा होता है जो गैस बना रही है, और कुछ जो मेरे पास इकट्ठा हो गया स्लज, उसको हम मेन्योर वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। नाउ अब What are the advantages of biogas? So देखिए, सबसे पहली चीज, आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो, ये ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। देन बेटा इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर वेरियस रीजन। इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो फर्टिलाइजर्स बना रहा है, हम एक तरीके से फीसेस वगैरह इकट्ठा करके ये चीज बना रहे हैं, तो हम गंदगी बचा रहे हैं, हम उन पैथोजेंस को बचा रहे हैं जो उसमें ग्रो करेंगे, बीमारियां कम कर रहे हैं, सो हम स्प्रेडिंग बचा रहे हैं, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़िया होती है, तो हम एक बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी बना रहे हैं। चलिए नोट डाउन करें। नाउ the last topic we are going to do is biofertilizers and biocontrol agents, and then this chapter will be finished. सबसे पहले देखिए बेटा ये दोनों होते क्या हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई खेत उगाया है, अब उस खेत में मेरे बहुत कीड़े आ रहे हैं जो मेरी फसल को खराब कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डालूंगी। लेकिन बेटा इंसेक्टिसाइड डालने की वजह से क्या हो सकता है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि वो ना ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ना ही बेटा हम उसको यूज करते हैं, हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब मेरे खेतों में प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो गया, अब उन खेतों को, उन प्लांट्स को हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में गया, अगर एनिमल ने खाया तो उसकी बॉडी में गया, हमने एनिमल को खाया तो हमारी बॉडी में और गया। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो बढ़ते जाता है, इसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट अब और क्या क्या कर सकता है, मेरे खेत को, मेरे सॉइल को खराब कर सकता है। या मान लीजिए मुझे फर्टिलाइजर्स डालना है, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो मैंने आज तो फर्टिलाइजर्स डाल के बढ़िया कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरे सॉइल खराब हो जाएगा, या ये सॉइल जब बारिश आएगी तो ये सारी चीज मेरे रिवर वाटर बॉडी में भी चली जाएगी। सो अल्टीमेटली इन इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करके मैं अपनी
सॉइल को, अपनी रिवर बॉडी को, अपनी प्लांट्स को, अपने इन्वायरमेंट को खराब कर रही हूं। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली प्रेजेंट है। अब वो बेटा मेरी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करेंगे, किसी के लिए नुकसान भी नहीं है। ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट जो उन कीड़ों को खा जाएंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है, ये उन्हीं कीड़ों को खाएंगे जो मेरे खेत को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन अगर मैं इंसेक्टिसाइड डालती तो ये उनको भी खा जाते जो कोई नुकसान ही नहीं कर रहे। तो मैंने बेमतलब में किसी बेगारे बेकसूर को मारा और मैंने अपनी फूड चेन खराब करी। तो बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये बेटा दोनों चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। तो देखिए बेटा, अब डायरेक्ट जो जो चीजें आपको याद करनी है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करते हैं। सो देखिए बेटा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और ये साइनोबैक्टीरिया भी हो सकती है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब बैक्टीरिया में बेटा फर्दर ये दो तरीके के हो सकते हैं। क्या ये सिम्बायोटिक है, क्या ये फ्री लिविंग है? अब अगर ये फ्री लिविंग है तो इसमें एक एग्जांपल एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग है यानी कि किसी के एसोसिएशन में नहीं रह रहे। दूसरा बेटा, अगर ये सिम्बायोटिक हैं तो क्या ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है कि ये नॉन लेग्यूमिनस? तो लेग्यूमिनस में जैसे आपने पढ़ा राइजोबियम, नॉन में आपने पढ़ा फ्रैंकिया। ठीक है, चलिए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ये भी बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। क्या ये फ्री लिविंग है? तो फ्री लिविंग में क्या आ गया? एग्जाम्पल नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, या क्या ये सिम्बायोटिक है? सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल याद करना है, एनाबीना अजोले। ये बेटा किसके साथ यूज होता है? अ फ्लोटिंग टेरिडोफाइट, अजोला। तो ये वो सारी ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एक बारी में इसको देख लो, इसके अलावा और इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। चलिए बेटा अगली चीज देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मेरे कैसे हेल्प कर रहे हैं। जैसे जो मेरे हायर प्लांट हैं, हायर प्लांट की जड़ों के साथ बेटा कुछ मेरे फंजाई एसोसिएशन में रहते हैं। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज देखेंगे तो ये मेरी रूट है और यहाँ पे ये फंजाई के हाइफे हैं। दिस इज फंगल हाइफे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ फंगस, एग्जाम्पल ग्लोमस। जो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसे? देखिए बेटा, फंगस क्या कर रहा है, ये इसको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, ये उसके लिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि फंगस भाई एब्जॉर्प्शन अच्छी कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा ये प्लांट्स को ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाएगा। दूसरा बेटा, ये प्लांट्स को सैलिनिटी से रेजिस्टेंट बनाएगा, जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है उससे रेजिस्टेंट बनाएगा। ये बेटा प्रोटेक्ट करेगा रूट बोन डिजीजेस से, जो जड़ों में कुछ बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैला सकते हैं, तो ये उससे प्रोटेक्शन देगा।
ये बेटा फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराता है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा 2 नंबर का पूछ लेता है कि राइट 4 एडवांटेजेस, तो 4 आपको पता होने चाहिए तभी लिख पाओगे। अगला, हायर प्लांट इसको क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। अच्छा, अब इसको कहते क्या है? इसे कहते हैं माइकोराइजा। दिस इज mycorrhiza, which is association of roots of higher plants and fungi. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी कि वो जो कि नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं। सो हम इसका फंक्शन क्या है ये तो समझ चुके हैं। तो चलिए अब प्रीडेटर्स पे आते हैं। अब कौन कौन से हैं? नेचुरल प्रीडेटर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कोई खराब कर रहा है मेरी फसल को तो वो उसको खा जाएगा। मैं बेमतलब में डीडीटी वीडीटी बीएचसी एल्ड्रन ये सब नहीं छिड़कूंगी, अपनी फूड चेन नहीं खराब करूंगी। चलिए पहला बेटा, सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट बायो हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड का मतलब है जो मेरे बेटा वीड्स को किल करेगा। तो वीड्स को खत्म करने के लिए कोई केमिकल ना यूज करके मैं फंजाई यूज कर सकती हूँ या कोई ऑर्गेनिज्म यूज कर सकती हूँ। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहला 1961 में मिला। ये एक माइको हर्बिसाइड था जो एक फंगाई से बना, विच इज फाइटोफथोरा पाल्विमोरा। ये आपको नाम पता होने चाहिए। ये क्या करते हैं? मिल्कवीड वाइन्स जो कि ग्रो हो जाते हैं सिट्रस। तो ये मिल्कवीड वाइन्स एक वीड है जो कि सिट्रस ऑर्चर्ड्स में ग्रो होते हैं, तो इसको ये खत्म करता है। चलिए नेक्स्ट बेटा, ट्राइकोडर्मा। ये कई बार पूछा जाता है। तो ये बेटा क्या करेगा? इट इज अ फ्री लिविंग फंजाई। ये भी फंजाई है। ये रूट इकोसिस्टम या रूट बोन डिजीजेस से बचाता है प्लांट को। नेक्स्ट बेटा, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। तो लेडी बर्ड आपकी एफिड्स को किल करती है, ड्रैगन फ्लाइज आपकी मॉस्किटो को किल करेगी। कॉकनियल इंसेक्ट, ये कंट्रोल करता है ओवर ग्रोथ ऑफ कैक्टाई। कैक्टाई प्लांट अगर ज्यादा ग्रो हो रहा है तो उसको खा के उसको खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है, लेकिन वहां पे उसके जीन्स हम कॉटन प्लांट के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने बीटी बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के स्पोर्स लिए, उसको पानी में मिक्स किया, उसको छिड़का। अब जब कोई इंसेक्ट आएगा, जब बेटा वो स्पोर भी खा जाएगा, तो वो स्पोर उसकी बॉडी के अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट, मतलब वो स्पोर गया अंदर। अब उस स्पोर के अंदर टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका इंटेस्टाइन का आते वाते उसका पूरा जो गट है वो खराब हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए होता है। नेक्स्ट बेटा, बैक्यूलोवायरस इसी तरीके का है। इसको हम एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये इन्फेक्ट करता है किसको? मैनी इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा पेस्ट। तो ये उनको खत्म करता है। ये भी बीटी की तरह ही काम करता है ना। विद दिस थिंग बेटा हमारा ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हो। क्या आपको सारी चीजें अभी समझ में आ गई? अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो बाय बाय एंड थैंक यू।